हिंदी लैंग्वेज के पेपर में आज हम पर्यायवाची के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द आपने बहुत छोटी एज से ही पढ़े हैं और बहुत ही कॉमन लगता है ये टॉपिक, लेकिन चूंकि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्ज़ामिनर लगभग आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जहां आपको दो ऑप्शंस में से एक में कन्फ्यूज़न तो होता ही है। तो इतना भी आसान नहीं है कि अगर हम प्रैक्टिस ना ही करें तो भी पर्यायवाची मुहावरे ये सब हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हमें शब्दों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं, डेली आप 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा है तो हम कहते हैं कि आप 10 वर्ड्स डेली प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखिए। सेम ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हिंदी के कुछ नए शब्दों को रोज़ ही पढ़ना चाहिए। एक नई कॉपी अपनी बना के उसमें आप प्रैक्टिस के लिए नए नए वर्ड्स लिखिए, और यही एक तरीका होता है कि हिंदी लैंग्वेज पे आप कई तरीके से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। पर्यायवाची मुहावरे इन सब चीज़ों को कमांड में लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्दों के टॉपिक को। पहले कुछ नियम देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको देख लेते हैं, और उसके बाद हम कई सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये जो सृष्टि है शब्दों से और उसके अर्थों से ही चल रही है। जब मनुष्य कुछ बोलता है, बोल के अपनी कोई बात अभिव्यक्त करता है, तो उसको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता उसको होती है, और इसी कारण से नए नए शब्दों की रचना भी उसने की। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित ये शब्द समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने अर्थ विस्तार को तराशते भी हैं, बदलते भी हैं। कहीं कहीं वो रूढ़ भी हो जाते हैं, अपने एक ही अर्थ में सिमट करके रूढ़ हो जाते हैं, और कहीं लाघव हो जाते हैं, और कहीं पर वो अनेकार्थी रूपों में विस्तार लेकर के भाषा का संवर्धन भी करते हैं। यानी कहीं हम देखेंगे किसी एक शब्द का बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, कहीं हम ये देखेंगे कि इतना टाइट, इतनी रूढ़िवादिता है कि इस शब्द का तो यही अर्थ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो शब्दों में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। आखिर ये सारी दुनिया शब्दों से ही तो चल रही है। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, बहुत सारी संस्कृतियाँ आईं, उनमें पारस्परिक संबंध हुए, तो इन संबंधों से भाषा में जो शब्द होता है उसके भंडार में असाधारण वृद्धि हो गई। किसी जगह से कौन सा शब्द आ गया, किसी जगह से कोई और शब्द आ गया, किसी जगह से कोई और शब्द हो गया। दो जगह के लोग एक जगह मिलके रहने लगे। किसी अमुक स्थान से कोई अमुक पर्सन आ जाता है, वो आपके एरिया में रहने लग जाता है। अब उसकी जो लैंग्वेज है उसका प्रभाव कुछ ना कुछ दिन में कुछ ना कुछ शब्द आप भी कैच कर ही लेंगे, उसके पैटर्न में बोलने लग जाएंगे आप। ऐसा ही तो होता है। तो यही तरीका है कि शब्द के भंडार जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, नए से नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं। कुछ रूढ़ हो जाते हैं और कुछ मोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ अप्रचलित होके लुप्त भी हो जाते हैं। तो इन सारे घातों, प्रतिघातों और संवर्धन के बीच हर एक शब्द अपने विशिष्ट सौंदर्य का स्वामी है। बहुत बड़ा सौंदर्य है हर एक शब्द का, अगर हम महसूस करें तो। देखते हैं आगे चलते हुए इस टॉपिक में हमें क्या क्या महसूस होता है कि कितनी सुंदरता इन शब्दों में है, हम वो ढूंढते हैं। जब हम शब्दों के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं तो उसी के चलते हम ये देखते हैं कि हर शब्द जो है वो अपने सहोदर अर्थ संपन्न शब्द का भी एक वर्ग रखता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? सहोदर अर्थ मतलब समान अर्थ रखने वाला शब्द जो है उसका भी एक समूह होता है, उसका भी एक वर्ग होता है उसके पास। जैसे चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची हम पढ़ते हैं, सूरज के पढ़ते हैं, धरती के पढ़ते हैं, अंबर के पढ़ते हैं, अग्नि के पढ़ते हैं और जल के पढ़ते हैं। ऐसे हर एक शब्द के हम पर्यायवाची पढ़ते हैं। तो ये जो सहोदर अर्थ की संपन्नता है और उनका वर्ग है, उसे ही हम शब्द का पर्याय कहते हैं।
यानी शब्द का अर्थ कहते हैं। अब जब हम कोई रचना कर रहे हैं, जब हम कुछ लिख रहे हैं, तो ये रचनाकार के ऊपर, उसके पद विन्यास पे हो, उसकी अपनी शैली पर, उसके अपने विषय पर या उसके अपने भाव पर, किसी भी बात पर ये होगा कि इनमें से किसी भी बात के कारण वो किसी भी शब्द का चुनाव करेगा। अर्थ तो सेम ही रखेंगे। मैं अगर ये कहूँ कि मतलब मैं कोई रचना कर रही हूँ, उसमें हो सकता है कि चाँद शब्द भी लगाया जा सकता है, चंद्रमा शब्द भी लगाया जा सकता है, शशि भी लगाया जा सकता है। तो इनमें से मुझे जो भी वहाँ पे उपयुक्त लगेगा, उसमें से मैं किसी का भी चुनाव कर सकती हूँ, मेरी रचना के अनुरूप या मेरी शैली के अनुरूप। यही है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द वस्तुतः समानार्थक शब्द हैं, लेकिन समान अर्थ रखते हुए भी ये कुछ अलग हैं। इसी कारण से पर्यायवाची शब्दों को इसी वैभिन्नता की कसौटी पर रखकर हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला प्रकार है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय और तीसरा है अपूर्ण पर्याय। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन किसी भी बात को समझने की दृष्टि से हम उसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करने की एक हम गारंटी दे देते हैं खुद को। तो हम ये तीनों जो प्रकार हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पूर्ण पर्याय। इसमें जैसे जलज, तोयज, वारिज। और दूसरा एग्जाम्पल देख लें हम कि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। अर्थात इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक पर्याय शब्द के स्थान पर दूसरा अगर रख दें हम किसी वाक्य में, तो उस वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम कोई बात लिख रहे हैं, वहाँ पर हमने ईश्वर लिखा या परमेश्वर लिखा या परमात्मा लिखा या भगवान लिखा, सॉरी, सभी का अर्थ एक ही होगा। तो जो वाक्य में एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रख दिया जाए, उसके बावजूद भी उसका अर्थ परिवर्तन ना हो, ये कहलाते हैं पूर्ण पर्याय। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा प्रकार पर्याय का। ये है पूर्णापूर्ण पर्याय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो और दूसरे प्रसंग में समानार्थक नहीं रह पाए। जैसे इरा का अर्थ सरस्वती भी होता है और पृथ्वी भी होता है, ठीक है ना। अब किसी जगह अगर हमें वाक्य में सरस्वती को एक्सप्लेन करना है तो हम इरा लिख रहे हैं अगर, तो दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं। तो कैसी स्थिति हो गई? वो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय बन रहा है, दूसरे प्रसंग में वो पूर्ण पर्याय नहीं बन रहा। इसका मतलब वो वाक्य में विशिष्टता के आधार पर ही प्रयोग में लिया जा सकता है। अगर मुझे पता है कि मुझे सरस्वती को लेकर के लिखना है, तो वाक्य में हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अर्थ की दृष्टि से अगर वो शब्द प्रयुक्त होता है तो वास्तविक अर्थ उसका भटक भी सकता है। अब जैसे हम लटकाना शब्द देखते हैं, तो ये शब्द जो है वो कपड़ों, धागों या अन्य वस्तु के संदर्भ में तो है ही, ठीक है ना। कपड़े को लटकाया जाता है, धागे को लटकाया जाता है, या किसी वस्तु, कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जो लटकाई जाए। लेकिन ये तो मुंह लटकाने के संबंध में भी लागू हो रहा है हो रहा है ना। यही कहते हैं ना, हम सुस्त हो रहे हैं तो हम कहते हैं क्यों मुंह लटका रखा है। अब मुंह को कोई लटका थोड़ी सकता है, लेकिन ये एक संबोधन का, ये एक बात को एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो यही है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ अगर देता है तो ये क्या हुआ? पूर्णापूर्ण पर्याय। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार कौन सा था। तीसरा प्रकार है अपूर्ण पर्याय। अब देखिए ये क्या चीज़ है। ये है कि कई शब्दों के अर्थों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं बहुत माइन्यूट डिफरेंस, मीन्स बहुत सूक्ष्म भेद होता है। वे केवल एकांगी दृष्टि से ही पर्याय होते हैं, लेकिन उसमें फिर भी अंतर होता है। हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, तब जाके हम ये पता कर पाते हैं कि इसमें तो अंतर था।
जैसे शब्द हैं अंग और अवयव। अब अंग जो है वो प्राणी और अप्राणी सभी के उपांगों से संबंधित अर्थ रखता है, ठीक है ना। और जो अवयव होते हैं वो किससे संबंध रखते हैं? प्राणियों से और वनस्पतियों से, दोनों से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। एग्ज़ाम में इसको लेके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमने ये 3 प्रकार पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।